हेलो फ्रेंड्स, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने अपने स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के जो हमारे भिन्न भिन्न एस्पेक्ट्स होते हैं और उसमें से खास तौर पे एस्टिमेशन और पैरामीटर्स के बारे में बात करी थी और हमने आपको ये समझाया था कि स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस की क्यों आवश्यकता पड़ती है और अगर हम किसी अननोन पैरामीटर को एस्टिमेट करना चाहते हैं तो उसके अंदर हमारे उनके क्या-क्या एस्पेक्ट्स होते हैं जिनका मुझे ध्यान रखना पड़ता है। और साथ ही मैंने आपको पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल एस्टिमेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया था और दोनों में क्या था कि अगर हम किसी अननोन पैरामीटर की वैल्यू अगर एक किसी पॉइंट पर निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेशन और अगर किसी इंटरवल के फॉर्म में निकालते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरवल एस्टिमेशन। अब दूसरा सवाल आता है कि इन पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन को हम किस प्रकार से एग्जीक्यूट करते हैं। अर्थात कि अगर मुझे कोई सैंपल ऑफ डेटा दिया हुआ है और उसकी बेसिस पर हमको ये निकालना है कि जो हमारे अननोन पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि अननोन पैरामीटर कहाँ से आएगा। तो उसके लिए आपने माना हुआ है कि जो आपका सैंपल आ रहा है वह किसी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से आ रहा है या जो भी पॉपुलेशन है उसका एक हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन है और सैंपल भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है तो सैंपल भी उसी पॉपुलेशन को फॉलो कर रहा है। तो जो भी हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन है उसका कोई ना कोई एक पैरामीटर होगा। उस पैरामीटर को हम अपने इस सैंपल की बेसिस पर निकालना चाहते हैं। अब हम निकालना तो चाहते हैं लेकिन उसको किस प्रकार से किया जाए। तो इस लेक्चर में हम आज पॉइंट एस्टिमेशन की बात करेंगे। अब पॉइंट एस्टिमेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सांख्यिकी में कई तरीके के हमारे मेथडोलॉजीज़ हैं जिनके द्वारा हम अपने अननोन पैरामीटर की वैल्यू निकालते हैं और ये जो हमारे मेथड्स हैं ये हमारे डिफरेंट भिन्न भिन्न तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर बेस्ड हैं। उसी में से हमारा एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन और ये हमको प्रायः एक अच्छे एस्टिमेटर्स देता है। अर्थात अगर हम अपना अगर किसी अननोन पैरामीटर का अगर हम ये निकाल लें कि ये हमारा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर इसका ये स्टैटिस्टिक्स है, ये फंक्शन है, तो वो जो फंक्शन है या स्टैटिस्टिक्स अपने सैंपल की बेसिस पर मेरे को एक अच्छी वैल्यू देगा या हम आम भाषा में कहें तो वह जो वैल्यू देगा उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो कि वह एक अच्छी वैल्यू है। अब ये जो हमारा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन होता है इसके पीछे भी हमारी एक ऑब्जेक्टिव है कि किस प्रकार से हम ये एश्योर करें कि ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारी अच्छी वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन की फ़िलॉसफ़ी क्या है। अगर हम एक छोटा-सा उदाहरण लेते हैं और उसके द्वारा हम आपको इस मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन को बताने की कोशिश करते हैं। उसके पहले आपको ये समझना है कि मैक्सिमम और लाइक्लीहुड का क्या मतलब होता है। लाइक्लीहुड का क्या मतलब है कि कोई भी कार्य के होने के क्या लाइक्लीहुड्स हैं, ऐसी तो हम बात करते हैं अपनी आम भाषा में। अर्थात उस कार्य के होने की क्या-क्या चांसेस हैं, क्या-क्या प्रोबेबिलिटी हैं। और अगर एक ही कार्य को कई तरीके से किया जा सकता है, तो हर कार्य को करने की अपनी उसकी एक प्रोबेबिलिटी होगी। तो उसमें से हम कौन-सा जो हमारा कार्य करने का तरीका है, उसको हम ऑप्ट करेंगे। यूजुअली जिस कार्य के सफल होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी उसी को तो चूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हम आपको उदाहरण लें कि अगर आपको अपने घर से रेलवे स्टेशन जाना है और ये मान लीजिए कि जो आपके घर से रेलवे स्टेशन का जो रास्ता है वो करीब 15-16 किलोमीटर का है और बीच में अच्छा खासा ट्रैफिक पड़ता है। अब आपको अपने ट्रेन को पकड़ने के लिए, ट्रेन को कैच करने के लिए जो अपने घर से जाना है, इसका फ़ैसला आप किस प्रकार से करते हो? आपको ये पता है कि अगर आप एक किसी ऑटो रिक्शा से, थ्री व्हीलर से जाएँगे, तो आपको शायद 1 घंटे में पहुँचाएगा। आप अगर साइकिल से जाएँगे, तो आपको शायद 1.5 घंटे लगेंगे। आप अगर पैदल जाएँगे, तो शायद आपको 3 घंटे लगेंगे। तो अब आपको इन 3 ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना है कि आपको रेलवे स्टेशन किस प्रकार से पहुंचना चाहिए। अब दूसरा सवाल तो ये है कि आप रेलवे स्टेशन पहुंचना क्यों चाहते हैं? ट्रेन को कैच करने के लिए?
तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस समय घर से निकल रहे हैं, उस समय आपको स्टेशन पहुंचने का एक अनुमानित समय क्या होगा। जैसे कि अगर हम मान लीजिए ऑटो रिक्शा की बात करें, अगर हम एक बिल्कुल पीक ट्रैफिक आवर्स में जा रहे हैं, जब हमारा ट्रैफिक मैक्सिमम होता है, हो सकता है कि 1 घंटा, सवा घंटा लगे। लेकिन अगर हम किसी उस समय जा रहे हैं कि जहाँ पर हमारा ट्रैफिक बहुत कम होता है, जैसे कि हम कहें सुबह के 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, तो उस वक्त शायद वो 1 घंटे का समय वो जो ऑटो रिक्शा है शायद वो आधे घंटे में ही कवर कर लेगा। तो जब आप अपना फैसला कर रहे हो तो आपने किस प्रकार से फैसला किया? सबसे पहले आपने अपने माइंड में कुछ ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट कर लिए। ये ऑब्जर्वेशन कहाँ से आए? हो सकता है कि आपके घर में जो लोग पहले स्टेशन गए हों, उनसे आपको ऑब्जर्वेशंस मिले हों, या आप स्वयं गए हों, आपको उसको वहाँ से ऑब्जर्वेशंस मिले हों। और आपको ये भी पता है कि आपने इन ऑब्जर्वेशन को, अगर आप साइकिल से जाओगे, पैदल जाओगे या आप ऑटो रिक्शा से जाओगे, उसमें आपको कितना समय लगेगा, इसका आपको आइडिया लग गया। अब ये सब कुछ देखने के बाद में आप ये फैसला करते हो कि आपके पास ट्रेन को कैच करने का कितना समय बाकी है। और अगर हम कहते हैं कि आपके पास सपोज़ कि 1.5 घंटे का समय बाकी है, 90 मिनट्स हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि 90 मिनट्स में आप पैदल जाना चाहोगे, आप साइकिल से जाना चाहोगे या आप ऑटो रिक्शा करोगे? तो आप इसका फ़ैसला कैसे करोगे? आप फ़ैसला तो 1 सेकंड में मुझे बता देते हो, लेकिन मेरा सवाल ये है कि उस फ़ैसला करने के लिए आपने अपने दिमाग में किस तरह की एनालिसिस करी है, ये हम आपसे समझना चाहते हैं। तो अगर उस एनालिसिस को आप समझने की कोशिश करिए तो आपने क्या किया? आपने 3 माध्यम लिए, पैदल, साइकिल और ऑटो रिक्शा, और आपने अपना समय देखा कि आपके पास 1.5 घंटे का समय बचा है जिसमें आप अपने घर से स्टेशन पहुंच सकते हैं। आपने फिर क्या कैलकुलेट किया? आपने कहा कि अगर हम पैदल चलते हैं तो हमारे घर से स्टेशन पहुंचने में जो हमको समय लगेगा, उसमें हम ऐसे समय पे पहुंच जाएं कि हम अपनी ट्रेन को कैच कर लें, अर्थात हम 90 मिनट के अंदर पहुंच जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? और यही काम आपने साइकिल और ऑटो के लिए किया। अब कहने को तो हम कह सकते हैं कि हम बहुत तेज़ भागते हुए गए और हम आधे घंटे में स्टेशन पहुंच सकते हैं, या हम साइकिल को मैंने बहुत तेज़ चला ली और हम पौने घंटे में हम स्टेशन पहुंच सकते हैं। लेकिन हमको देखना है कि रियल लाइफ में आप क्या कर पाओगे। और रियल लाइफ में आपने ये निकाला कि अगर हम ऑटो रिक्शा को लेते हैं, देन हमारी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि हम 1.5 घंटे के अंदर हम स्टेशन पहुंच जाएंगे। अगर हम मान लीजिए ऐसे कहें कि हमारे पास 95% प्रोबेबिलिटी आ गई कि हम ऑटो रिक्शा से स्टेशन हम 1.5 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे, और हमने जब पैदल और की बात करी तो हमको लगा कि ओके 50% चांस है कि हम पैदल स्टेशन पहुंच सकते हैं 1.5 घंटे के अंदर, और अगर हम साइकिल से जाते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई 60% की। अगर हम साइकिल के द्वारा जाएंगे तो 60% चांस है कि हम टाइम पर 90 मिनट्स के अंदर हम स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। अब आपने क्या किया? आपके पास 3 फैसले हैं और तीनों की आपने प्रोबेबिलिटीज़ निकाल ली। अब आपने क्या देखा? इन प्रोबेबिलिटीज़ में से कौन सी वैल्यू आपकी मैक्सिमम है? आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, 0.5, 0.6 और 0.95। आपने देखा कि 0.95 की वैल्यू हमारी मैक्सिमम है, तो आपने क्या किया? 0.95 के अनुसार आपने कौन सा एक्शन लिया है? ऑटो रिक्शा का। तो आपने कहा कि ऑटो रिक्शा हमारा एक ऐसा साधन है, अगर हम ये फैसला लेंगे जहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि हम स्टेशन टाइम पर पहुंच जाएंगे और हम 90 मिनट के अंदर हम अपने घर से स्टेशन पहुंच जाएंगे। और आपने ऑटो रिक्शा किया और आप समय पर स्टेशन पहुंच गए और आपने ट्रेन को कैच कर लिया। तो यहाँ पे आपने क्या किया? आपने कई सारे डिसीजंस को कंसीडर किया, उनके होने और नहीं होने की आपने प्रोबेबिलिटी निकाली, और जिस फैसले के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया। आप इसी कार को किसी पैरामीटर एस्टिमेशन के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं कि अगर आपका कोई एक हमारा पैरामीटर है थीटा, जो हमको अननोन है, उस पैरामीटर को थीटा को समझो, आप मान लीजिए कि हमारे पास कई सारे वैल्यूज़ हैं, कई सारे स्टैटिस्टिक्स हैं। हम कह सकते हैं सैम्पल मीन है, सैम्पल मीडियन है, सैम्पल ज्योमेट्रिक मीन है। उसके द्वारा हम उस पैरामीटर को निकाल सकते हैं।
तो अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो सैंपल हमने निकाला है उसकी बेसिस पर जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं वह वैल्यू हमारे उस सैंपल के उस पॉपुलेशन से आने की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को दिखाएगा, उसकी बेसिस पे हम अपना फैसला करेंगे। तो जहाँ पे हम इस तरह के फैसले अपने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पर करते हैं, इस तरह का एस्टिमेशन प्रोसीजर को हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के द्वारा एग्जीक्यूट करते हैं। और हम अगर सांख्यिकी निगाह से देखें तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के द्वारा जो मुझको पैरामीटर के एस्टिमेट्स मिलते हैं, उनके अंदर यूजुअली हमारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उनके अंदर अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, सफिशिएंसी, इस तरह की जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो यूजुअली यहाँ पर होती हैं। इसलिए हमारे ये सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल मेथड है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी मेथड हमारे ख़राब होते हैं, हर एक मेथड के अपने प्लस माइनसेस होते हैं, लेकिन हम अपने कोर्स में मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन मेथड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। इसलिए हम इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हम आपको यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन हमारा क्या है? ये हमारा एक पॉइंट एस्टिमेशन का तरीका है। और साथ ही में आपको ये भी बता दें कि इसको करने के लिए हमारे पास जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी होते हैं और न्यूमेरिकल प्रोसीजर्स भी होते हैं। तो कहीं पे हम जहाँ पे हम अपनी अलजेब्रा को अच्छे से कर पाते हैं, क्लोज फॉर्म में हम उनका वहाँ पे एस्टिमेट, पैरामीटर्स का एस्टिमेट निकाल पाते हैं, वहाँ भी हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन को हम लगाते हैं। और जहाँ पे कहीं हमारे पास कठिनाइयाँ होती हैं, वहाँ पर हम अपने न्यूमेरिकल के ऑप्टिमाइजेशन प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हुए हम अपने गिवन डेटा की बेसिस पे हम उसका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इस लेक्चर में अपने इस मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम उनको किस प्रकार से निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन की बात करते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा पॉइंट एस्टिमेटर को निकालने का एक हमारा तरीका होता है, राइट। और जिस प्रकार से इसका नाम सजेस्ट करता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसके द्वारा जो भी हम अपना एस्टिमेटर निकालेंगे वह एस्टिमेटर उस पैरामीटर की एक ऐसी वैल्यू होगा जो हमारे इस लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करेगा, राइट। अब अभी तो इस परिभाषा को समझने के बाद में आपके पास यही सवाल आता है कि ये हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है और ये किस प्रकार से मैक्सिमाइज करेगा। इसको हम अभी धीमे धीमे करके समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो सैंपल है, जो हमारा रैंडम सैंपल है, वो हमारा किसी एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन से आ रहा है। और हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है हमारा एफ(x) थीटा है। थीटा हमारा पैरामीटर है और जो हमारा कैपिटल X है ये हमारा रैंडम वेरिएबल है, जो स्मॉल x है ये इसकी वैल्यू है, राइट। इसको हम एक अपनी सहूलियत के लिए ऐसे भी ले सकते हैं f(x) गिवन थीटा। गिवन थीटा में आप ये मत समझिएगा कि ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस थीटा का मतलब होता है कि ये हमको थीटा दिया हुआ है, राइट। और ये जो थीटा की वैल्यू है ये हमारी कोई भी पैरामीट्रिक स्पेस कैपिटल थीटा है उसको ये बिलोंग करती है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि हम यहाँ पे मान रहे हैं कि थीटा हमारा फिक्स्ड है। ये हमारा f(x) गिवन थीटा देने की कोशिश, ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम अपने इस थीटा की वैल्यू को हम अपने x1, x2, xn की बेसिस पर यहाँ पे निकालना चाहते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन क्या आता है। तो आपने देखा कि हम जब भी अपना ये फैसला करते हैं कि हमारी स्टैटिस्टिक्स क्या होगी जिसके द्वारा हम किसी अननोन पैरामीटर को एस्टिमेट करेंगे, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा रैंडम सैंपल का फंक्शन होता है। तो अगर हम अपने इस रैंडम सैंपल का अगर हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कोशिश करें तो उसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं f(x1, x2, xn गिवन थीटा। अब ये जो हमारा सैंपल है ये हमारा रैंडम सैंपल है और यहाँ पे हम ये मानते हैं कि हमारे x1, x2, xn ये हमारे आपस में इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब स्टोकेस्टिकली इंडिपेंडेंट। आपने देखा था कि जब हमने बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात करी थी तो हमने आपको ये बताया था कि दो रैंडम वेरिएबल अगर हमारे पास हैं xy जिनका हमारा जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है f(x, y), ये हमारे x और y हमारे इंडिपेंडेंट कब होते हैं? जब हम इनका x और y का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लें। जो स्वयं में हमारे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होते हैं, अगर उन मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोडक्ट है वो हमारा जॉइंट पीडीएफ के बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि x और y हमारे इंडिपेंडेंट हैं। तो अपनी इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए कि यहाँ पर हमारे x1, x2, xn इंडिपेंडेंट हैं, हम इस x1, x2, xn का जो जॉइंट फंक्शन है उसको हम उनके मार्जिनल पीडीएफ के प्रोडक्ट के द्वारा
लिख सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर हम इसको एक सिंपल भाषा में कहें तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया x1 x2 xn x1 x2 xn, इसको मैंने f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2 करते करते हमने इसको f ऑफ xn के फॉर्म में लिख दिया, अपनी जो इंडिपेंडेंस की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए। और यही जो फंक्शन हमारा होता है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को हम बोलते हैं लाइक्लीहुड फंक्शन, और उसको हम इस प्रकार से दिखाते हैं L, जो हमारा पैरामीटर थीटा और सैंपल वैल्यूज x1 x2 xn का हमारा फंक्शन होता है, राइट। तो ये जो हमारा L थीटा x1 x2 xn है, ये हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन है, जो हमारा थीटा और जो हमारे नोन और ऑब्जर्व्ड सैंपल वैल्यूज हैं x1 x2 xn, ये इनका एक फंक्शन होता है। तो आप अगर समझने की कोशिश करिए तो ये हमारा है क्या, ये हमारा जॉइंट प्रोबेबिलिटी ही तो है। और इसी जॉइंट प्रोबेबिलिटी को अगर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कि हमारा x1 के बराबर है, x2 हमारा x2 के बराबर है, xn हमारा xn के बराबर है, राइट। तो ये हमारा अगर हमारा एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को अगर हम इस्तेमाल करते हैं, अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारा डिस्क्रीट है, हमारा रैंडम वेरिएबल अगर डिस्क्रीट है, तो उस केस में हम अपने जॉइंट प्रोबेबिलिटी को इस प्रकार से लिख सकते हैं, और यही हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन भी होगा, राइट। अब इसके बारे में हम अपना इस मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन की बात करते हैं कि ये किस प्रकार से हमारा ये हमको मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर निकाल करके देता है। तो अपने इस लाइक्लीहुड फंक्शन की बेसिस पर हम थीटा की वह वैल्यू निकालते हैं जो हमारे इस प्रोबेबिलिटी को ये मैक्सिमाइज कर सकता है कि यह सैंपल हमारा इस लाइक्लीहुड फंक्शन से आ रहा है, राइट। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस पैरामीटर थीटा का जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है, वह थीटा की वह वैल्यू है जो हमारे इस लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करती है, क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन भी तो हमको प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रहा है। हम उस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, और लाइक्लीहुड फंक्शन हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन ही है, ये हमारा जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, राइट। तो इसी चीज़ को चलिए हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो नहीं बताया है, लेकिन एक हमारा पॉपुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, उसका एक हमारा पर्टिकुलर केस होता है, राइट। तो हमने यहाँ पे अपना एक सैंपल है, रैंडम सैंपल x1 x2 xn, जिसको मैंने बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला है। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मास फंक्शन होता है, और इसका हमारा पैरामीटर p होता है, और इसका जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमारा इस प्रकार से लिखा जाता है कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x हमारी कितनी होगी, p अगर हमारी x की वैल्यू है 1, और 1 माइनस p अगर x की वैल्यू है 0। और हम ये एज्यूम करते हैं कि x1 x2 xn हमारे IID हैं। IID का मतलब इंडिपेंडेंटली एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो अपना ये जो हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन है, यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ जाएगा, p x1 x2 xn, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हमारी क्या है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी का है कि x1 की वैल्यू है स्मॉल x1, कैपिटल x2 की वैल्यू है स्मॉल x2, और कैपिटल xn की वैल्यू है स्मॉल xn। अब ये चूंकि हमारे इंडिपेंडेंट हैं, तो इसको हम इस जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को हम उनके जो भी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर आप इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को आप अगर यहाँ पर अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो देखिए इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ये आपका लाइक्लीहुड फंक्शन है। आपको यहाँ पे बेसिकली अपने इस अननोन पैरामीटर p की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम p की वैल्यू यहाँ पे इस प्रकार से निकालना चाहते हैं कि जिससे कि ये जो हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन है ये हमारा मैक्सिमम हो जाए, राइट। तो इसको देखिए करने के लिए अब हम क्या करना है, बेसिकली हमको जो भी हमारे गणित में ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स के भिन्न भिन्न तरीके होते हैं उनको इस्तेमाल करना है, और उसमें से एक हमारा एक बहुत ही पॉपुलर तरीका होता है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, राइट। तो हम प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा मिनिमा का इस्तेमाल करते हुए अपने इस लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं, और उसके करस्पॉन्डेंट हम p की वैल्यू निकालते हैं कि p की वह कौन सी वैल्यू है जो हमारे लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रही है। यही तो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। तो अब आप देखिए, हम अगर इस फंक्शन को अगर हम का स्ट्रक्चर आप अगर देखेंगे तो गणित के नियमों के हिसाब से हमको ये भी पता है कि अगर हम इस अपने फंक्शन l की जगह अगर हम log ऑफ l को अगर हम मैक्सिमाइज करेंगे तो भी उसमें से हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा। तो हम यहाँ पे इसका log ले लेते हैं, ये हमारा नेचुरल log है, log विद बेस e, राइट। तो हम अपने इस लाइक्लीहुड फंक्शन का हम log ले लेते हैं। तो देखिए आप इसका जब अगर log ले लेंगे तो आपको इस प्रकार का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, राइट। अब प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा मिनिमा में क्या करते हैं, हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, राइट, और डिफरेंशिएट करके हम उसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो अपने इस हम log
एल फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपको देखिए ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा समेशन एक्स आई अपॉन पी माइनस n माइनस समेशन एक्स आई अपॉन n माइनस पी। और इस डेरिवेटिव को हम 0 के बराबर पुट कर देते हैं और इसको हम बोलते हैं लाइक्लीहुड इक्वेशन। और इस लाइक्लीहुड इक्वेशन को हल करके हम इसमें से p की वैल्यू को निकाल लेते हैं, राइट। तो p की वैल्यू आप अगर यहाँ से देखिए अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये जो हमारा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है समेशन एक्स आई, इसको हम n इंटू एक्स बार कर सकते हैं अपॉन p, और माइनस ये जो हमारा लिखा है n माइनस समेशन एक्स आई, इसको हम n माइनस एन एक्स बार कर सकते हैं अपॉन 1 माइनस पी, इसको हम 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट करते हैं। और इस इक्वेशन को आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे जो p की वैल्यू मिल जाएगी वो आपकी वैल्यू मिल जाएगी आपको स्मॉल एक्स बार। तो p की वैल्यू आपने क्या देखा, ये आपकी क्या आ गई, सैंपल मीन। सैंपल मीन मतलब 1 अपॉन n समेशन n एक्स आई, ये आपकी इसकी वैल्यू हो गई। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका एस्टिमेटर क्या हो जाएगा, वो आपका p का एस्टिमेटर क्या हो जाएगा, p हैट। अब ये हमारा एमएलई है तो उसको दिखाने के लिए मैंने उसको सबस्क्रिप्ट में यहाँ पर एमएलई भी लिख दिया है। तो ये आपका एस्टिमेटर क्या हो जाएगा, ये आपका कैपिटल एक्स बार हो जाएगा। कैपिटल एक्स बार क्यों, क्योंकि हमारा जो भी एस्टिमेटर होता है वो हमारा स्टैटिस्टिक्स होता है, स्टैटिस्टिक्स हमारा रैंडम वेरिएबल होता है। तो कैपिटल x1 x2 xn का जो फंक्शन होगा वो हमारा कैपिटल एक्स बार होगा, और जो हमने स्मॉल एक्स बार निकाला हुआ है ये हमारा कैपिटल एक्स बार की एक रियलाइज्ड वैल्यू है। और जैसे जैसे हमारा सैंपल बदलता जाएगा स्मॉल एक्स बार की जो वैल्यू है सैंपल मीन की वैल्यू वो हमारी बदलती जाएगी। अब दूसरा स्टेप हमारा ये होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा मिनिमा में कि ये जो हमने वैल्यू निकाली है p इक्वल टू एक्स बार, ये वैल्यू हमारे इस लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रही है कि मिनिमाइज कर रही है कि क्या कर रही है, मुझे नहीं पता। इस कंडीशन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने इस लॉग एल का हम p के साथ में पैरामीटर के साथ में जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको निकालते हैं, और उस वैल्यू के अंदर हम p की जगह पर हमने जो भी ml की वैल्यू निकाली है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और अगर ये वैल्यू हमारी अगर निगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब है कि p की वैल्यू हमारी log l को मैक्सिमाइज कर रही है, और अगर ये वाली वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 आती है तो इसका मतलब ये है कि p की वैल्यू हमारी उस log l को मिनिमाइज कर रही है। तो इस केस में आप अपना अगर जो भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे और उसके अंदर आप इक्वल टू p इक्वल टू एक्स बार आप अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी लेस देन 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो हमने ये p की वैल्यू निकाली है ये हमारे log l को मैक्सिमाइज कर रही है, और जब ये log l को मैक्सिमाइज कर रही है तो ये हमारे जो हमारा फंक्शन है l उसको भी मैक्सिमाइज कर रही है। क्यों, क्योंकि log l और l दोनों हमारे राइट। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल एक्स बार है ये हमारे p का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है। ये तो आपने निकाल दिया। अब आप इसको अगर प्रैक्टिस में सोचिए कि आप क्या कर रहे हो। आपने कहा कि अगर आपके पास कोई भी डेटा सेट अगर इस बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से आता है और अगर आपको इसका जो पैरामीटर है p ये अननोन है, ये अगर आपको इस वैल्यू को निकालना है तो आपको सिर्फ खाली इतना ही करना है कि आप अपना सैंपल निकालिए। सैंपल में हमारे पास दो तरह की वैल्यूज होंगी 1 और 0, और उनका आप अरिथमेटिक मीन निकाल लीजिए। और जो भी ये अरिथमेटिक मीन आप यहाँ पर निकालोगे इसके द्वारा जो भी आपको वैल्यू आएगी आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो कि ये हम आपकी एक अच्छी वैल्यू होगी, और ये हमारी उस पॉपुलेशन के अंदर जो p की वैल्यू है उसको वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि बाद में आप अगर बुक्स के द्वारा भी देखना चाहेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो हमारे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स होते हैं उनके अंदर हमारी स्टैटिस्टिक्स की अच्छी प्रॉपर्टीज होती है। तो एक कॉमन भाषा में हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर के द्वारा आपको जो भी वैल्यू मिली है आप उस पर भरोसा कर सकते हो कि वो आपकी एक अच्छी वैल्यू है, राइट। अब हम आपको एक और उदाहरण लेते हैं अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, जहां हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं म्यू और सिग्मा स्क्वायर, और हम इन दोनों म्यू और सिग्मा स्क्वायर को हम मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के द्वारा हम म्यू और सिग्मा स्क्वायर के मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा x1 x2 xn हमारा एक नॉर्मल पॉपुलेशन से हमारा सैंपल आया है, और जो हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन है उसका मीन हमारा है म्यू और वेरिएंस हमारा है सिग्मा स्क्वायर, और दोनों हमारे अननोन है। अगर अननोन नहीं होंगे तो आप उनको एस्टिमेट क्यों करोगे, पहला सवाल तो यही आता है। तो आपने देखा हुआ है कि यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का दो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यही तो होता है fx इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई एक्सपोनेंशियल ऑफ -1 अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू x माइनस म्यू होल स्क्वायर। यहाँ पर x और म्यू की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है, और सिग्मा स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन 0 होता है। अब आपने यहाँ पर ये कहा है कि x1 x2 xn आपका रैंडम सैंपल है, तो ये हमारे आइडेंटिकली एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो जिस प्रकार से हमने पहले अपने ज्वाइन
डिस्ट्रीब्यूशन को हमने इंडिपेंडेंस की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए उसको हमने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का जो प्रोडक्ट है उसके द्वारा लिख दिया था, उसी कार्य को हम यहाँ भी करते हैं। तो हमने अपना जो भी लाइक्लीहुड फंक्शन है वो इस प्रकार से लिखा, जो हमारा x1 x2 xn का और साथ में एक पैरामीटर थीटा का फंक्शन होगा। अब थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा हमारा वेक्टर है, मतलब यहाँ पे हमारे दो वैल्यूज हैं, एक है म्यू, एक है सिग्मा स्क्वायर। इसको हमने अपने इंडिपेंडेंस की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हमने अपने लाइक्लीहुड फंक्शन को इस प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिया, प्रोडक्ट ऑफ f ऑफ xi, और अपने इस जो हमने यहाँ पर PDF लिखा हुआ था उसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 इंटू एफ ऑफ xn, और आप देखोगे कि आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 1/σ√2π रेज़्ड टू पावर ऑफ होल n, एंड उसके बाद में एक्सपोनेंशियल ऑफ -1 माइनस समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n xi माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 2/σ स्क्वायर। अब आप देखोगे कि इस फंक्शन को अगर हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें तो उसमें इसके लिए हम अपने प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने गणित के हिसाब से आप अगर देखने की कोशिश करिए तो अगर हम इस लाइक्लीहुड फंक्शन का अगर हम यहाँ पे लॉग ले लेते हैं, देन इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम अपने इस लाइक्लीहुड फंक्शन का हम एक लॉग फंक्शन लिख लेते हैं, और चूंकि लॉग फंक्शन और जो हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन है दोनों हमारे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर हम किसी भी फंक्शन से अपने म्यू और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वह दोनों फंक्शन के लिए उसका जो उसकी प्रॉपर्टीज एक सी होंगी, कि अगर वह वाली वैल्यू अगर हमारे लॉग एल को मैक्सिमाइज करती हैं तो वो एल को भी मैक्सिमाइज करेंगी। तो हमने क्या किया कि इस log L को मैंने यहाँ पर लिखा, और अब हमारे पास यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं, म्यू और सिग्मा स्क्वायर। तो मैंने अपने इस log L को मैंने म्यू और सिग्मा स्क्वायर दोनों की रिस्पेक्ट में अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया और उनको हमने 0 के बराबर लिख दिया। तो ये हमको यहाँ पे दो लाइक्लीहुड इक्वेशन मिल जाएंगी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब हम यहाँ पर आपको इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान काम है, उसको आप स्वयं कर सकते हैं, और इन दोनों इक्वेशन को आप हल करिए, वो बहुत ही आसान काम है। मैं अपना समय यहाँ पे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको आराम से कर सकते हो। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो अगर आप इन दो इक्वेशंस को आप अगर हल करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा म्यू हैट इज, यहाँ पर पहले आपको एक्चुअली में म्यू की वैल्यू आ जाएगी जब आप सॉल्व करेंगे तो x बार, और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आपकी कुछ इस तरीके से आ जाएगी 1/n समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार होल स्क्वायर, क्योंकि ये आपकी सैंपल वैल्यूज पर डिपेंडेंट है। इसी को आप अगर एस्टिमेटर के फॉर्म में करना चाहेंगे तो जो म्यू की जगह आप लिख दोगे म्यू हैट और सिग्मा स्क्वायर की जगह आप लिख दोगे सिग्मा स्क्वायर हैट, और इनका हमका फॉर्म आपका इस प्रकार से आ जाएगा। तो जो आपका म्यू का MLE है उसको हमने लिख दिया है म्यू हैट MLE, और ये हमारा कैपिटल X बार है क्योंकि ये हमारा रैंडम वेरिएबल होगा, ये हमारा एस्टिमेटर होगा। और उसी तरीके से सिग्मा स्क्वायर का जो हमारा MLE है ये हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/n समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार होल स्क्वायर। अब प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा मिनिमा में हमारी कंडीशन होती है कि सेकेंड ऑर्डर जो हमारे डेरिवेटिव्स होते हैं उनको नेगेटिव होना चाहिए अगर ये वैल्यू उस लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रही हैं। तो इसके लिए हम ये जो अपनी ये मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स की उसको हम निकाल लेंगे, और हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे म्यू इक्वल टू म्यू हैट MLE और सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर हैट MLE को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो इस मैट्रिक्स हमारी है एक ये नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स आ जाती है। तो इसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू और सिग्मा स्क्वायर हैं इनके जो हमारे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स हैं वो हमारा सैंपल मीन, और इस प्रकार से ये हमारा सैंपल वेरिएंस आ जाता है, राइट। अब इन्हीं MLE को अगर आपको एस्टिमेट करना है तो आपको किस प्रकार से करना है, आपके पास कोई भी जो सैंपल ऑफ डेटा आता है उस सैंपल ऑफ डेटा की बेसिस पर आपको ये जो वैल्यूज हैं इनको दोनों को कैलकुलेट करना है। अर्थात आप अगर पॉपुलेशन मीन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप सैंपल मीन की वैल्यू निकाल दीजिए, और अगर आप पॉपुलेशन वेरिएंस की वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो आप सैंपल वेरिएंस को इस एक्सप्रेशन के द्वारा आप निकाल सकते हो। अब अगर आपसे कहा जाए क्या आप इसको अपने R सॉफ्टवेयर में निकाल सकते हो, ये क्या बहुत कठिन काम होगा? बिल्कुल भी नहीं। आपने ये पढ़ के रखा हुआ है कि अगर किसी ऑब्जर्वेशन का अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है तो उसको हम अपने मीन फंक्शन के द्वारा आराम से निकाल सकते हैं, राइट। और अगर आपको सिग्मा स्क्वायर MLE की वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू ये है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि जो हमारा वेरिएंस कमांड होता है R सॉफ्टवेयर में ये हमारा 1/n-1 समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार को कंप्यूट करता है। तो अगर आपको ये MLE निकालना अगर है तो आप इसको n-1 इंटू वेरियंस ऑफ दिस x डिवाइडेड बाई n करेंगे तो आपको ये MLE की वैल्यू मिल जाएगा। और आपको याद होगा कि जब हमने इस वेरियंस कमांड की बात करी थी अपने आरंभ के लेक्चर में
तो मैंने आपको बताया भी था कि इसके दो फॉर्मेट क्यों होते हैं, और यहाँ पर मैं आपको उस बात को वेरीफाई करना चाहता हूँ कि जब हम अपने मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड को इस्तेमाल करते हैं तो हमारा फॉर्म इस प्रकार का आता है, जहाँ पे डिवीजर हमारा 1/n होता है, और जब हम अपने लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे, ये भी हमारा एक एस्टिमेशन का मेथड आता है, तो वहाँ पर हमारा जो डिवीजर है वो n-1 आता है, राइट। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी म्यू और सिग्मा स्क्वायर के मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स को निकाल दिया। इससे क्या हो जाएगा, अब आपके पास अगर कोई भी डेटा आता है, वहां पे अगर आपको म्यू और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू अननोन अगर है, तो आप इन फंक्शंस के द्वारा आप उसका सैंपल मीन और सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और वह प्रैक्टिकली आपको क्या दिखाएगा कि आपके पॉपुलेशन में जो म्यू और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा, ये उसको एस्टिमेट करेगा, राइट। अब इसी कार को जरा हम आगे बढ़ाते हैं, और इसी कार को जरा हम अपने मल्टीवेरिएट सेटअप में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा आपने अभी तक यूनिवेरिएट की बात करी है, वही उसी तरीके से हमारा जो मल्टीवेरिएट सेटअप के अंदर भी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन प्रोसीजर को एम्प्लॉय किया जाता है। जिस प्रकार से आपने यहाँ पे यूनिवेरिएट रैंडम वेरिएबल के लिए लाइक्लीहुड फंक्शन लिखा है, उसी तरीके से आप मल्टीवेरिएट के केस में, आप रैंडम वेक्टर के केस में आप मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हुए अपने लाइक्लीहुड फंक्शन को भी लिख सकते हैं। जहाँ पर आपने यहाँ पर मीन और वेरिएंस की बात करी है, मल्टीवेरिएट के केस में आपको मीन वेक्टर और कोवेरिएंस मैट्रिक्स की बात करनी पड़ेगी, राइट। तो अगर हम ये माने कि हमारे पास एक n साइज का सैंपल है जो हमारे रैंडम वेक्टर्स पर निकाला गया है, उसको हमने लिखा हुआ है x1 अंडरस्कोर x2 अंडरस्कोर xn अंडरस्कोर, ये हमारा एक मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हमने ये सैंपल निकाला है, जिसका मीन वेक्टर हमारा था, पैरामीटर्स हमारे थे म्यू जो हमारा मीन वेक्टर है, और अगला पैरामीटर हमारा है कोवेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा जो हमारी पॉजिटिव डेफिनेट है, राइट। इसका जो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, आपको याद होगा ये इस प्रकार का आता है, ये मैंने 1/2 पाई रेज़ पावर ऑफ p/2 determinant of sigma raised power of 1/2 exponential of -1/2 x minus mu transpose sigma inverse x minus mu। अब जिस प्रकार से आपने यूनिवेरिएट के केस में आपने इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखा है, उसी प्रकार से आपको यहाँ भी इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना होगा। बस अंतर इतना आएगा कि x1 x2 xn की जगह ये हमारे वेक्टर्स होंगे। अब चूंकि ये भी हमारा रैंडम सैंपल है, तो यहाँ भी हम अपनी इंडिपेंडेंस की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हम इस लाइक्लीहुड फंक्शन को इस प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस प्रोडक्ट फॉर्म में हम इस लाइक्लीहुड फंक्शन को लिखा, तो आपको इसको लिखने के लिए आप अपने पीडीएफ का इस्तेमाल करते हुए इस लाइक्लीहुड फंक्शन को आप आराम से निकाल सकते हो, राइट। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं कि अगर मुझको अपने इस लाइक्लीहुड फंक्शन को अगर इस्तेमाल करना है, मैक्सिमाइज करना है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा मिनिमा के द्वारा, उसको करना थोड़ा सा कठिन होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एल का मैंने लॉग फंक्शन ले लिया, नेचुरल लॉग। और ऐसा मैंने पहले कहा कि लॉग और जो हमारा लॉग ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन और जो लाइक्लीहुड फंक्शन दोनों हमारे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे, इसलिए हम यहाँ पे एल की जगह पे लॉग एल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने अपना ये लॉग एल का फंक्शन देखिए लिख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो प्रोसेस आपने अपने यूनिवेरिएट केस में करी है, उसी प्रोसेस को आपको आगे बढ़ना है। अब हम यहाँ पे देखिए अपने 3 तरह के केसेस लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के पैरामीटर्स हैं, एक है हमारा मीन वेक्टर और एक हमारा है कोवेरिएंस मैट्रिक्स। अब हमारे पास कई सारे हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं कि ये मीन वेक्टर हमको नोन है लेकिन सिग्मा हमको अननोन है, राइट। और उसी तरीके से हमको मीन वेक्टर हमको अननोन है और सिग्मा हमको नोन है, और तीसरा केस में है कि दोनों हमको अननोन है, राइट। तो इन केसेस को हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पर हम आपको इसकी अलजेब्रा नहीं दिखा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमको अलजेब्रा में वेक्टर्स और मैट्रिसेस की रिस्पेक्ट में इन चीज़ों को मैक्सिमाइज करना है, इसलिए हम उसका आपको जो रिजल्ट आता है हम उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो पहला केस हम लेते हैं जहाँ पे हमको ये मीन वेक्टर अननोन है, राइट, लेकिन हमको सिग्मा नोन है। तो इस केस में आप अपने इस अगर लॉग ऑफ एल को अगर मैक्सिमाइज करेंगे तो जो म्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी वो इस प्रकार से होगी, जो एक हमारा मीन वेक्टर है। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास कितने वेरिएबल थे, x1 x2 xp, और हर एक वेरिएबल पर आपने n ऑब्जर्वेशन लिए, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ऑब्जर्वेशन नंबर हेयर n, यहाँ पे लिया आपने n। तो यहाँ पे आपकी कुछ एक वैल्यू आ गई, तो ये जो सारी वैल्यूज़ होंगी ये आपकी x1 के ऑब्जर्वेशंस होंगे, उसी तरीके से आपके x2 के ये ऑब्जर्वेशंस होंगे, उसी तरीके से ये आपके xp के ऑब्जर्वेशंस होंगे। अब इन सारी वैल्यूज़ का आप अगर यहाँ से अर्थमेटिक मीन अगर आप निकाल लेंगे तो आपको ये x1 बार मिल जाएगा, यहाँ से x बार 2 मिल जाएगा और यहाँ से x बार p
मिल जाएगा और इसके द्वारा आप इस एस्टिमेटर को निकाल सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम अपना दूसरा केस लेते हैं जहां पर हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स सिग्मा है ये हमको अननोन है, लेकिन जो हमको मीन वेक्टर नोन है, तो उस केस में हमको क्या करना होगा, अपने इस लाइक्लीहुड फंक्शन को इस पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स सिग्मा की रिस्पेक्ट में आपको इसको मैक्सिमाइज करना होगा। तो जब इसको हम मैक्सिमाइज करेंगे तो हमको सिग्मा का जो एमएलई है इस प्रकार से मिल जाएगा 1/n अल्फा समेशन अल्फा गोज फ्रॉम 1 to n x अल्फा माइनस म्यू ट्रांसपोज x अल्फा माइनस म्यू, जहाँ पे x अल्फा और म्यू दोनों हमारे वेक्टर्स हैं, राइट। अब हम यहाँ पे अपना तीसरा केस लेते हैं जहाँ पर हमारे पास म्यू और सिग्मा दोनों हमको अननोन है। तो उस केस में अगर हम अपने लॉग ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन को अगर हम मैक्सिमाइज करेंगे मीन वेक्टर और कोवेरियंस मैट्रिक्स सिग्मा की रिस्पेक्ट में, तो आपको मीन वेक्टर का जो एमएलई आपको इस प्रकार से मिल जाएगा, म्यू हैट एमएलई, ये आपका एक सैम्पल मीन वेक्टर होगा, और जो आपको सिग्मा का जो एमएलई मिल जाएगा ये आपको इस तरह की कोवेरियंस मैट्रिक्स होगी, सैम्पल कोवेरियंस मैट्रिक्स, राइट। अब दूसरा सवाल आता है कि हमने यहाँ से एमएलई तो निकाल ली है, लेकिन इसको अगर हमको अपने आर सॉफ्टवेयर में अगर कंप्यूट करना है तो किस प्रकार से किया जाए, राइट। तो अर्थमेटिक मीन को निकालने का कमांड तो आपको पता है कि मीन होता है, और यूनिवेरिएट के केस में वेरिएंस को निकालने का कमांड आपका VAR होता है, राइट। उसको हम अपने n के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, वो बात की बात है। उसी प्रकार से अगर हमको अपने एक डेटा वेक्टर में अगर सैम्पल मीन वेक्टर निकालना होता है तो उसका कमांड हमारा होता है कॉल मीन्स, अर्थात हम जो अपने मैट्रिक्स में जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस आए हैं उनके हम कॉलम मीन्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसका हमारा कमांड होता है COLMEANS, जहाँ पर M हमारा आप देखोगे ये हमारा अपर केस अल्फ़ाबेट्स में है, राइट। और उसी तरीके से अगर हमको अपना अगर कोवेरियंस मैट्रिक्स को अगर हमको निकालना अगर है तो उसके लिए हमारा जो एस्टिमेट हमारा VAR ही काम करेगा, लेकिन जहाँ पर x का आपका स्ट्रक्चर बदल जाएगा आप, क्योंकि आप x को एक अलग तरीके से दोगे, राइट। तो इस केस में अगर आपको इसका डिवीज़र n अगर लेना है, क्यों, क्योंकि वेरिएंस का जो कमांड होता है VAR, इसमें हमारा डिवीज़र होता है n-1। इसको अगर आपको n करना है तो जैसा मैंने पहले किया था n-1 इंटू VARX डिवाइडेड बाई n आपको करना पड़ेगा, राइट। अर्थात n-1 अपॉन n के फैक्टर से आपको वेरिएंस का जो आउटपुट है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको यहाँ पर अपने इस सैम्पल मीन वेक्टर और कोवेरियंस मैट्रिक्स को किस प्रकार से एस्टिमेट किया जाए उसके बारे में आपको हम दिखाते हैं, राइट। तो इसमें से देखिए, आपको मैंने पहले बताया था कि अगर आपको मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपका एक पैकेज होता है MVT नॉर्म, तो हमको उसको इस्तेमाल करना है। तो पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे, फिर लाइब्रेरी फंक्शन के द्वारा हम इसको यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। और यहाँ पर हमने आपको इस एमएलई के बारे में दिखाने के लिए मैंने एक छोटा सा उदाहरण खुद से क्रिएट किया है, जहाँ पर हम आपको कई चीज़ें भी दिखाना चाहेंगे जो हमने पहले कभी बात भी करी है। आपको हमने मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट करे जाते हैं उसके बारे में बताया था, राइट। तो आज हम इन्हीं नंबर्स को यहाँ पर जनरेट करेंगे और उसके द्वारा हम उसका कॉलम मीन और हम उसकी कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए कमांड यूज़ किया RMV नॉर्म, राइट। इसके द्वारा हम यहाँ पे n = 5 अर्थात 5 रैंडम वेक्टर्स को जनरेट करेंगे, और इसकी हमारी डायमेंशन है 3, मतलब हमने ट्राईवेरिएट वेरिएबल लिया है। 3 इसलिए लिया है क्योंकि हमारी स्लाइड में इतनी जगह है, इससे ज़्यादा करेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे म्यू की वैल्यू जो है, जो हमारा मीन वेक्टर है, इसकी हमने वैल्यू ले ली है एक कॉलम 10, 20, 30, मतलब कि हमारे पास 3 वेरिएबल हैं x1, x2, x3, उनका मीन हमारे हैं 10, 20, 30, और जो हमने कोवेरियंस मैट्रिक्स लिए उसको मैंने एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लिया है 2, 3, 4। ये हमने आपको पहले भी करके दिखाया था, उसी कमांड को हम यहाँ पे फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस समय मैंने अपनी ये स्लाइड तैयार करी उस वक्त जब मैंने इस रैंडम नंबर को जनरेट किया था, ये हमारा इस तरह के नंबर आ गए थे। तो देखिए, ये आपका पहला ऑब्जर्वेशन हो गया, ये आपका दूसरा ऑब्जर्वेशन हो गया, ये आपका तीसरा ऑब्जर्वेशन हो गया, ये आपका चौथा ऑब्जर्वेशन है, और ये आपका 5वां ऑब्जर्वेशन है। और साथ ही आप अगर देखोगे कि ये आपका क्या है, ये आपका वेरिएबल नंबर 1 है, ये आपका क्या है, दूसरे कॉलम पर वेरिएबल नंबर 2 है, और थर्ड कॉलम पे ये आपका वेरिएबल नंबर 3 है। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, अपने इन सैंपल वैल्यूज का मीन निकालना है। तो इसीलिए जो x1 पर आपने कौन कौन सी आपकी वैल्यूज हैं, ये देखिए, ये आपकी x1 पर वैल्यूज हैं। तो इसका आपको अगर मीन निकालना है तो आपको यहाँ पर बेसिकली इन सारी वैल्यूज़ का यहाँ पर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। और उसी तरीके से आप अगर अपने x2 की बात करेंगे तो देखिए, ये जो x2 के ऊपर ये आपके 5 ऑब्जर्वेशन है, इसका आप यहाँ पे x/2 आप निकाल सकते हो।
और उसी तरीके से आपका जो आपका थर्ड कॉलम है, यहाँ पर आपके पास x3 के ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पर आप इसमें से x3 की वैल्यू निकाल सकते हो। इसीलिए जो हमारा कमांड यहाँ पे है वो हमारा है कॉल मीन्स, अर्थात हमें मैट्रिक्स का कॉलम मीन्स हम निकालना चाहते हैं। तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर आप एमएलई निकाल लो इन कमांड के द्वारा, तो आपको अपने ऑब्जर्वेशन को किस प्रकार से इंडिकेट करना है। अगर आपने ऑब्जर्वेशन को अगर आपने रो वाइज किया है तो वहाँ पे फिर आपको रो मीन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जब हम अपने आर सॉफ्टवेयर में हम इसको कंप्यूट करते हैं तो कॉल मीन्स का जो आउटकम आपका इस प्रकार से आ जाता है। और इसी तरीके से हम अगर इसमें इसी ऑब्जर्वेशन का अगर हम वेरिएंस निकालते हैं तो इस प्रकार की हमारी कोवेरिएंस मैट्रिक्स आ जाती है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो वैल्यू है ये हमारा x1 का वेरिएंस है, ये जो वैल्यू हमारी है डायगोनल के दूसरी डायगोनल की पोजीशन पे ये हमारी वेरिएंस ऑफ x2 है, और जो डायगोनल के थर्ड पोजीशन पर जो वैल्यू है ये हमारी वेरिएंस ऑफ x3 है। और उसके साथ में जो भी हमारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें से ये जो वैल्यू है ये हमारी का है कि ये हमारी कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2 की है, और ये जो वैल्यू हमारी है ये हमारी कोवेरिएंस बिटवीन x1 और x3 की है, और ये जो वैल्यू हमारी है ये हमारी वैल्यू कोवेरिएंस बिटवीन x2 एंड x3 की है। और उसी तरीके से जो हमारे लोअर डायगोनल एलिमेंट्स भी इसी प्रकार से हैं। अब अगर यहाँ पे आपको इसका डिवीजन अगर n करना अगर है तो आपने देखा कि n क्या है, आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो ये आप कहाँ से निकाल सकते हो, n रो के द्वारा। और n रो के द्वारा आप निकालोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 5, राइट। आप अगर देखोगे तो, और अगर n-1 इंटू वेरियंस ऑफ x डिवाइडेड बाई n आप अगर करोगे तो आपको इस प्रकार से कोवेरियंस मिल जाएगी जो आपका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर होगा। और उसी तरीके से आप अगर इसमें से अगर एक्स मैट्रिक्स की आप अगर कॉलेशन मैट्रिक्स भी आप अगर निकालना चाहते हैं तो उसका कमांड बहुत ही सिंपल सा है, COR। और लेकिन एक्स आपका अब किस प्रकार से आ गया, ये आपका मैट्रिक्स का आ गया। आप इसमें से अगर इसका मैट्रिक्स निकालेंगे तो इसी प्रकार का आपके ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे, राइट। ये इसका एक स्क्रीनशॉट है, लेकिन अब हम आपको इसको पहले हम आपको अपने इस आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं कि इसको हम किस प्रकार से करेंगे, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हमको अपने इस MVT नॉर्म का जो पैकेज है इसको अपलोड करना होगा। मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है इसको, राइट। तो देखिए ये हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया, और उसके बाद में हमको यहाँ पे अपने इस x डेटा वेक्टर को यहाँ पे जनरेट करना होगा, राइट। तो देखिए ये मैंने x यहाँ पे जनरेट कर लिया, राइट। अब हमको यहाँ पे इसका अगर कॉलम मीन का वेक्टर अगर निकालना अगर है तो हम यहाँ पे अपना कमांड यूज़ कर लेंगे कॉल मीन्स। तो देखिए ये आपका कॉल मीन्स आ गया। और उसी तरह में आप इसका अगर वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स अगर निकालना चाहते हैं तो आपने कमांड यूज़ कर लिया VARX, राइट। और उसी तरीके से आपने अगर इसका अगर कॉर्लेशन कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे निकाल लिया कॉर ऑफ x, राइट। और इसी में अगर आप मान लीजिए कि आप अगर अपने ऑब्जर्वेशन को आप अगर बढ़ाना चाहते हो तो आप इसके अंदर आप मान लीजिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे 4 कर दिए। तो मैंने यहाँ पे अपने जो भी पैरामीटर्स है उसको मैंने उसका मीन हमने 10, 20, 30, 40 ले लिया, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मैंने मान लिए 10 कर दिए। आप देखोगे कि x आपका इस प्रकार से आ गया। और इसी में आप अगर अपने कॉलम मीन्स को निकालना चाहोगे तो देखिए अब आपकी यहाँ पे 4 वैल्यू आ गई। उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे अपना अगर वेरिएंस निकालना चाहोगे तो आपको ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स आपको इस प्रकार से मिल जाएगी। और इसी में आप अगर अपना अगर कॉलेशन मैट्रिक्स को भी निकालना चाहोगे तो आप इसको आराम से यहाँ पर निकाल सकते हो, राइट। तो चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं। और आपने देखा कि हमने इस लेक्चर में आपको मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के बारे में बताया। मैंने आपको एक केस डिस्क्रीट का लिया, एक मैंने यूनिवेरिएट कंटिन्यूस का लिया, और फिर आपको मैं मल्टीवेरिएट नॉर्मल के केस में ले आया। चूँकि हमारा ऑब्जेक्टिव मल्टीवेरिएट प्रोसीजर के बारे में है तो आप देखोगे कि ये जो हमने मल्टीवेरिएट के केस में मीन वेक्टर और कोवेरिएंस मैट्रिक्स के जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट्स निकाले हैं इनका हम इस्तेमाल बार बार करेंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाया है। लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस से कुछ और भी अपने जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होते हैं जिनके बारे में आपको पता है, आप उनको ले करके बहुत आसानी से कर सकते हो। साथ में उसके साथ में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको अपने आर सॉफ्टवेयर में कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आपका इसका क्लोज फॉर्म आ गया। क्लोज फॉर्म में कि आपको पता चल गया कि ये सैम्पल मीन है या वेरिएंस है, इस तरह का उसका फॉर्मूला आ गया। आप उसको अपने आर सॉफ्टवेयर में बहुत आसानी से कंप्यूट कर सकते हो, नंबर 1। और लेकिन अगर आपको ऐसा कोई क्लोज फॉर्म नहीं मिलता है तो भी कोई समस्या की बात नहीं है। आज डेटा साइंस के ज़माने में बहुत सारे हमको क्लोज फॉर्म नहीं मिल पाते हैं। तो वहाँ पे हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिक फंडामेंटल है कि हमको पैरामीटर की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो हमारे लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रही है, राइट।
तो उसको आप अपने जो भी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होती हैं, बहुत से हमारे तरीके होते हैं ऑप्टिमाइजेशन के, आप उनका भी इस्तेमाल करके आप उनको न्यूमेरिकल वैल्यू आप उनकी यहाँ पर निकाल सकते हो। तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए, कुछ उदाहरण लिए और देखने की कोशिश करिए, और हम आपको अगले लेक्चर में मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।